Hello, everyone. Welcome to the first lecture of the Indian Partnership Act 1932. मैं हूँ सीए प्रीति अग्रवाल एंड लेट अस लर्न लॉ लाइक नेवर बिफोर। पार्टनरशिप एक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सेक्शंस हैं, पार्ट्स हैं जिन पे जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखो, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो, कॉलेज एग्ज़ाम ले लो, या फिर आप कोई भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम ले लो। देर आर सर्टन पार्ट्स जिस पे नॉर्मली क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसा है कि उस पे फ्रेमिंग होती है क्वेश्चंस की, वो कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, वो माने जाते हैं कि पूरे एक्ट में से ये इम्पॉर्टेंट है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स हैं, ये जनरली हम तभी रेफर करते हैं जब एग्ज़ाम एकदम सिर पे होगा या फिर उन्हें बहुत कम टाइम है, तो हमारा फोकस हमेशा एग्ज़ाम पे रहता है। तो मैंने लेक्चर्स भी एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कीवर्ड्स पढ़ लेंगे, हम की फ्रेजेस, आपको किस कॉन्सेप्ट पे क्या टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको पूरी गाइडेंस यहाँ पर देने वाली हूँ। आपका पेपर एमसीक्यू का हो, थ्योरी का हो, या फिर थ्योरी प्लस केस बेस्ड हो, ये जो नॉलेज है ये हर स्टूडेंट को काम में आने वाली है। ठीक है, तो इसको बहुत ही ओपन माइंड से हम पढ़ेंगे, हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। फिर यार तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ लो एग्जाम में, हम तो तैयार है उसके लिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलती हूँ ना, हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ो, हमेशा कॉन्सेप्ट समझने के लिए पढ़ो। बाद में सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो एमसीक्यू हो, थ्योरी हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो, आप कोई भी क्वेश्चन है ना सॉल्व कर पाओगे। अभी आप अगर सोच रहे हो कि मैम ये केस बेस्ड क्वेश्चन की जो आप बात कर रहे हो, ये केस बेस्ड होता क्या है, तो देखो वो एक केस सिनेरियो देंगे आपको, और उसके बेस आपको जो थ्योरी पढ़ी है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो इधर अप्लाई करके आपको आंसर लिखना है। आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है मैं सजेशन आपको दूंगी, आप वो एग्जाम में फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप ये लेक्चर्स एमसीक्यू के लिए देख रहे हो, तो भाई सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, एंड यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये कोई भी देख सकता है, जो सीए पढ़ रहा है, सीएस पढ़ रहा है, सीएमए कर रहा है, प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, एलएलबी की तैयारी कर रहा है। तो ये मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि यहाँ पर हम सब कुछ कवर करेंगे, एंड आई विल प्रिपेयर यू फॉर एवरीथिंग। एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने पढ़ लिया, पार्टनरशिप एक्ट की तरफ आ जाएंगे तो काफ़ी कुछ इजी होने लग जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही जो लॉजिक्स होते हैं ना, वो बाकी सारे एक्ट्स में अप्लाई होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो एक बार वो नॉलेज आ गई, फिर तो पार्टनरशिप बोलो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलो, कोई भी एक्ट बोलो, कंपनीज एक्ट बोलो, ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ही डिपेंड होता है। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है तो आपको, मुझे लगता है कि वो पहले पढ़ना चाहिए। हर स्टूडेंट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ना ही चाहिए। चलो, सबसे पहले देख लेते हैं कि इनमें कितने सारे सेक्शंस कवर्ड हैं। अगर आप देखोगे तो आपके बुक में जो नोट्स हमने शेयर किए हैं आपके साथ में, तो उसमें सबसे पहले हमने शुरुआत की है विद द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, विद लिस्ट ऑफ सेक्शन नंबर्स, और जो भी इंपॉर्टेंट वंस है वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले से हाईलाइट कर दिया है। अभी क्या सेक्शन नंबर्स हमको पढ़ने हैं, देखो आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सेक्शन नंबर्स आने वाले हैं या नहीं है। मैंने तो अपना काम कर दिया है, यहाँ पर आपको एक लिस्ट दे दी है ऑफ ऑल द सेक्शंस। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ना कि बार बार अगर मैं ये बोलूँ एग्जाम एग्जाम एग्जाम, तो हमारी जो जो लर्निंग है ना वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। मतलब हमको लगता है कि नहीं भाई, एग्जाम के लिए पढ़ ले जितना होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी थोड़ी ना है। प्रैक्टिकल लाइफ ये थोड़ी ना पूछिए, अच्छा ये इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए, ये पढ़ा है तुमने तो इसी पे मैं तुमको आगे सवाल पूछूंगी। नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप काम करने लगोगे, जब आपके क्लाइंट्स आएंगे, आपको कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं शुरू में अगर आपको एग्जाम बोल दूँ वो ठीक है, लेकिन आगे मैं पसंद नहीं करूंगी ये बोलना कि एग्जाम एग्जाम एग्जाम। मेरा मेरा मन हमेशा ऐसे करता है कि मैं आपको मैक्सिमम पढ़ाऊँ। आपको पता है कितनी बार ऐसा होता है कि मैं फास्ट ट्रैक की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मैं फुल कोर्स के जितना ही डेप्थ में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे फ़र्क ही नहीं करना है मेरे स्टूडेंट्स में। तो इसीलिए बस अभी एग्ज़ाम एग्ज़ाम बस हो गया, अभी हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अगर आपका एग्ज़ाम ऐसा है कि सेक्शन नंबर्स आते हैं तो फिर टेंशन हो जाती है ना, कौन-सा याद करें, कौन-सा इंपॉर्टेंट है। भई इतना तो याद करके जाओ, इतना तो कर लो। लेकिन नॉलेज के लिए हम करेंगे तो हमारे पास टोटल में 72 सेक्शंस हैं इन द पार्टनरशिप, इन द पार्टनरशिप एक्ट के टोटल 72 सेक्शंस है, जो मैंने बोल्ड में हाईलाइट किए। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। एंड मतलब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हो तो ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस गो थ्रू ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। एंड ये जो एक्ट है ना, ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है,
दिस वॉज एक्चुअली नॉट एन एक्ट इन द फर्स्ट प्लेस। जब जब 1932 में ये एक्ट आया था, इसके पहले क्या था, इसके पहले का सिनेरियो क्या था। अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, वो बहुत वास्ट था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस थे, पार्टनरशिप, सेल, सब कुछ एक ही एक्ट में डाला हुआ था। तो मैं आपको एक बार ब्रेकअप भी बता देती हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कैसे उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, इसमें, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस थे। जो जनरल प्रोविजंस है ना, जनरल प्रोविजन, वो कवर्ड है सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक। उसके बीच में थे सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजन। के सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजंस थे सेक्शन 76 से लेके 123 तक। ये उन्होंने बाद में जाकर रिपील कर दिए, ठीक है, इसको रिपील कर दिया। रिपील मतलब पूरी तरह जड़ से उखाड़ दिया उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही निकाल दिया और एक सेपरेट एक्ट बना दी, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फिर कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेटेड आते थे स्पेशल प्रोविजंस, जिनमें है प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंडेमनिटी गारंटी, bailment and pledge, and agents। ये कवर्ड थे सेक्शन 124 से 238 तक। ये स्पेशल प्रोविजन ये रहने दिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। फिर प्रोविजंस थे रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, जो कवर्ड थे सेक्शन 239 से लेके 266 तक। इनको भी रिपील कर दिया। रिपील मतलब इस तरीके से जड़ से उखाड़ा जैसे कि वो कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा ही नहीं थे, और हमने बना दिया द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपने देखा हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो कितना वास्ट था। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस, सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजंस, पार्टनरशिप के प्रोविजंस, सब कुछ इधर ही थे। एक्ट बहुत ही बल्कि था। 1930 में ये रिपील करके सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बन गया। पार्टनरशिप के प्रोविजंस रिपील करके बन गया द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस रह गए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग से बन गया, पार्टनरशिप एक्ट अलग से बन गया। तो ये थी इसके पीछे की कहानी। ओके, तो अभी जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो एक प्रॉपर एक्ट है जिसमें पार्टनरशिप से ही रिलेटेड प्रोविजंस हैं। 72 टोटल सेक्शंस हैं। आपको आपके एग्जाम में अगर पूरा पार्टनरशिप एक्ट है तो सारे 72 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। ओके, तो चलो इस नॉलेज से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो पहले था चैप्टर 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब मैंने ये आपको शुरू में ही बताया था कि हर एक्ट को सबसे पहले चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। चैप्टर्स को बाद में सेक्शंस, सेक्शंस को सब सेक्शंस, क्लॉज, सब क्लॉज, इस तरीके से सब डिवाइड किया जाता है। तो एक एक्ट को सबसे पहले चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। सेल ऑफ गुड्स के जो प्रोविजंस थे दे वर इन चैप्टर 7। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही रिपील कर दिया। और पार्टनरशिप के जो प्रोविजंस थे दे वर इन चैप्टर 11। क्या ये पूरा चैप्टर 11 ही रिपील कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके सारे जो बाकी के चैप्टर्स थे वो हैं। चैप्टर 7 और चैप्टर 11 को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाल दिया। द पार्टनरशिप इज वन ऑफ द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। मैम ये स्पेसिफिक क्या होता है, जनरल क्या होता है? सेक्शन 1 से लेके 75 ये कौन से चैप्टर्स हैं? ये हमने जो पढ़ा ना, चैप्टर 1 दैट इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से लेकर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तक। ठीक है, तो जो चैप्टर 1 से हमारा चैप्टर 6 था, यूनिट 1 से यूनिट 6, ठीक है, ये जो यूनिट 1 से यूनिट 6 था ये जनरल प्रोविजंस थे। ये हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करते हैं।
फिर ये जो हैं ये स्पेशल प्रोविजंस हैं। इन जनरल प्रोविजंस के साथ साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को ये स्पेशल प्रोविजंस भी अप्लाई करते हैं, मतलब जनरल तो अप्लाई करते ही करते हैं, लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी अप्लाई करते हैं। तो पार्टनरशिप एक ऐसा स्पेशल प्रोविजन था जिनको जनरल तो अप्लाई करता ही है, साथ में पार्टनरशिप से भी रिलेटेड प्रोविजंस अप्लाई करते थे। तो पार्टनरशिप एक ऐसा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट ही ना, है तो एग्रीमेंट ही ना दो पार्टीज के बीच में, लेकिन एक ऐसा स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्यों बोला है मैंने इधर? स्पेसिफिक बिकॉज इसको कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और भी पार्टनरशिप से रिलेटेड काफी सारे प्रोविजंस अप्लाई करते हैं। ये एक ऐसा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है जो पहले पार्ट हुआ करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इन चैप्टर 11, लेकिन मैंने आपको बताया बाद में पूरा का पूरा चैप्टर ही रिपील कर दिया था। The Indian Partnership Act also extends to the whole of India like all other acts. This also applies to the whole of India. It came into force on 1st October 1932. तो कौन से डे पे आया था ये? 1 अक्टूबर 1932। लेकिन हमारी जो पार्टनरशिप डीड है वो तो पहले ही बन चुकी थी 1932 के पहले। ये एक्ट तो 1 अक्टूबर 1932 का, इसके पहले क्या अप्लाई करता था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई करता था। तो अगर आपकी एक ऐसी पार्टनरशिप है जो 1929 में बनी थी तो उसको तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई करता था। ठीक है, अब तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करेगा आपको। तो ये एक्ट बना था फ्रॉम 1 अक्टूबर 1932। इसमें से ये जो हम जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, इसमें जनरली क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? मोस्टली तो मेरे हिसाब से ना इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पढ़ना, इस पे ज़्यादा करके थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका मिक्स्ड है, लाइक थ्योरी और केस बेस्ड, आपको मिक्स्ड एग्जाम आता है तो थ्योरी क्वेश्चन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं, लेकिन मैंने थ्योरी पहले लिखा है क्योंकि थ्योरी के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में से किस चीज़ों पे क्वेश्चंस आएंगे कि असेंशियल एलिमेंट्स लिखो, लेकिन एसेंशियल एलिमेंट्स के पहले मैं आपको बोलूंगी यू शुड स्टार्ट द आंसर विद डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करनी है और उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स लिखने हैं। तो डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है। ठीक है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल एलिमेंट्स याद करने हैं, लेकिन डेफिनेशन भी याद करनी है। फिर माइनर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन 30 कि माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? अगर वो माइनॉरिटी में पार्टनर बना है तो उसकी राइट्स और लाइबिलिटीज क्या है? मेजर बनने के बाद उसकी राइट्स और लाइबिलिटीज क्या है? इन पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर क्वेश्चंस आते हैं ऑन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। या फिर आप बोलो क्लासिफिकेशन, जैसे पार्टनरशिप एट विल, जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, फिक्स्ड पार्टनरशिप क्या होती है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आ सकता है आपको पार्टनर बाय एस्टॉपल। इसकी थ्योरी केस बेस्ड में आपको लिखनी है, इसीलिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है। केस बेस्ड क्वेश्चंस में क्या आ सकते हैं? इट कैन बी आस्क्ड ऑन पार्टनर बाय एस्टॉपल। माइनर पार्टनर पे भी केस बेस्ड आता है, उन फ्रेमिंग वैसी होती है, लिखनी तो थियोरी है पूरी। माइनर पार्टनर इस पे फ्रेमिंग करते हैं केस बेस्ड की, लिखनी थियोरी होती है। ओके, एंड म्यूचुअल एजेंसी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक थ्योरी क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट मीन दैट देर इज पार्टनरशिप। कभी कभार हम प्रॉफिट शेयर करते हैं लेकिन वो हमारे पार्टनर नहीं है, इस पर भी थ्योरी आती है। ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछते रहते हैं वो। तो थ्योरी अगर आपकी पक्की होगी ना, आप कोई भी क्वेश्चन केस बेस्ड हो, प्योर थ्योरी हो, कुछ भी सॉल्व कर सकते। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है, क्यों करते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, अगर मुझे अकेले ही बिजनेस करना है तो मेरे लिए सोल प्रोप्राइटरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। मुझे अकेले ही बिजनेस करना है, लेकिन एक अकेले से पूरा बिजनेस संभला नहीं जाता है ना। अब जैसे मेरी बात ले लो, हमारी लाइन ऑफ बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको कस्टमर्स से डील करना है, तो एक पर्सन ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए कॉल्स अटेंड करने के लिए। नोट्स बनाने होते हैं, फिर यूट्यूब का कंटेंट है जो एडिट करना होता है, थंबनेल्स बनाओ, ग्राफिक्स बनाओ,
सोशल मीडिया की पोस्टिंग्स होती हैं, फिर शूट करना होता है, एडिट करना होता है। अब अगर चेक टेस्ट पेपर्स चेक करने होते हैं, अगर एक ही पर्सन ये सारे काम कर रहा है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है हमेशा। तो लॉ बोलता है कि चलो मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ, आपको अकेले बिजनेस नहीं संभला जा रहा है, आपको और पैसों की जरूरत है, खुद अकेला कितना पैसा डालोगे, तो किसी एक पर्सन के साथ मिलकर आप बिजनेस कर लो। जब दोनों लोग साथ में आकर बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनर्स हैं, और उस बिजनेस को हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है। तो एक अकेला पर्सन जब अकेला बिजनेस नहीं संभाल पाता है, या फिर वो इतना पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पाता है, वो किसी और को अपने बिजनेस में साथ में लेकर आता है, तो वो पार्टनर है। बस इतना ही है, वो साथ में बिजनेस कर रहे तो वो पार्टनर हो गए, इतना ईजी नहीं होता। वो साथ में आ रहा है लेकिन वो साथ में बिजनेस की लाइबिलिटीज भी बेयर करता है। मैं उसके एक्ट्स के लिए लायबल हूं, वो मेरे एक्ट्स के लिए लायबल है। तब हम पार्टनर्स बनेंगे। हम प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं, तभी हम पार्टनर है ना। मैं उसको अगर सैलरी देती हूँ तो वो तो मेरा एम्प्लॉई है, लेकिन अगर मैं उसके साथ में बिजनेस करती हूँ, उसके साथ प्रॉफिट शेयर करती हूँ, तब वो मेरा पार्टनर बनेगा। सो दैट पर्सन इज माई पार्टनर। अच्छा मैम, फिर कंपनी कब फॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि दो लोग तो प्राइवेट कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ना। प्राइवेट कंपनी में प्रॉब्लम ये आती है ना कि उसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, आरओसी आपके सिर पे बैठा रहता है। किसी को मतलब हर एक पर्सन को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए होती है। तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है कि तुम पार्टनरशिप में बिजनेस कर लो। इसमें तो रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है अनलेस इफ यू आर इन महाराष्ट्र। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कंप्लायंसेस नहीं समझ में आते हैं, जिनको वो सर पे आरओसी बैठा रहे वो नहीं चाहिए। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, लेकिन मुझे तो पार्टनरशिप भी करना है, मेरे को तो कंपनी भी, उसके भी बेनिफिट्स चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए, सेपरेट लीगल सिटी चाहिए। तो आपके लिए एक हमने बीच का रास्ता निकाला है, एलएलपी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी है और कंपनी फॉर्म का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो भी आपको मिलेगा। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। तो एलएलपी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पर दोनों के फीचर्स आ जाते हैं, पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। वहां पे काफी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाएगी, प्लस आपको कंपनी के जो बेस्ट फीचर्स है, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी, वो सब मिलेगा। इधर का ना एक मेजर, मेरे को तो पार्टनरशिप का एक ही ड्रॉबैक लेते हैं, फायदे बहुत है, आई एग्री, फायदे बहुत है, क्योंकि आप दो जन हो तो काम बढ़ जाता है। दो जन पैसा लेकर आ रहे हैं, दो दिमाग लगेंगे, विच इज ऑलवेज बेटर। एंड यू हैव समवन टू गाइड यू, हेल्प यू, साथ में काम कर रहे हो तो काम आगे भी बढ़ता है। लेकिन मुझे इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही लगता है, लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, जॉइंट सेवरल अनलिमिटेड, मतलब देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ लूजिंग माई पर्सनल एसेट्स। ये रिस्क एलएलपी में नहीं है, ये रिस्क कंपनी फॉर्म में नहीं है। तो आगे अगर हमें बढ़ना है तो एलएलपी एंड प्राइवेट कंपनी इज अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ डूइंग बिजनेस। चलो अब पार्टनरशिप में आ जाते हैं कि हाउ इज पार्टनरशिप डिफाइंड। सेक्शन 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। ये सेक्शन 4 याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन रीड कर देती हूँ, फिर उसको ब्रेक कर करके अंडरस्टैंड करेंगे। इनफैक्ट द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप आर हिडन इन द डेफिनेशन इटसेल्फ। 5 एलिमेंट्स हैं और पांचों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. This is nothing but mutual agency. So, partnership is the relation between persons who have agreed. There is an agreement, there is a contract. This is known as partnership deed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होनी चाहिए। बस साथ में बिजनेस कर रहे हैं ऐसा नहीं। आओ डिसाइड करो कि हम बिजनेस करेंगे, कितना प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, क्या राइट्स हैं क्या ड्यूटीज है, सब लिख के लो। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट आता है। जो कॉम्पिटेंट है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट वही पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते। तो कैन आई से वी कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप विद माइनर? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैम आपने तो पहले बताया था माइनर पार्टनर बन सकते एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ना। आगे पढ़ेंगे चलो। तो ये मेरी डेफिनेशन है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. एक एक करके अब इन एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट
It does not arise from status like HUF. It does not come into existence by operation of law or inheritance. Contract बैठ के agreement करनी पड़ती है. It does not arise from status. Status से होता है HUF. Status मतलब क्या होता है? By birth. How do you become a member in HUF? By birth. अरे भाई born हो गया, member बन गया, शादी हो गई, member बन गए. आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता. अरे बेटा बॉर्न हुआ है, चलो भाई इधर इसका अंगूठा लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, ये HUF का मेंबर बन गया. नहीं भाई, ऑटोमेटिक हो जाता है ये. It does not happen by operation of law. It does not happen by inheritance. अच्छा, XYZ ये पार्टनर्स थे. Z डाइड, तो क्या उसका बेटा ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा? नहीं 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 नहीं. ये जो इनहेरिट किया है इसका सन, वो ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बन जाएगा. उसको एग्रीमेंट करनी पड़ेगी पार्टनर्स के, दूसरे पार्टनर्स के साथ, तब जाके उसको हम एडमिट करेंगे तो वो पार्टनर बनेगा. अच्छा, वी नीड 2 और मोर पर्सन. मिनिमम तो 2 पर्सन होने ही चाहिए. ठीक है, मिनिमम 2 पर्सन होने ही चाहिए. एंड बोथ दीज पर्सन्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कॉम्पिटेंट मतलब वो केपेबल होनी चाहिए ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. So in this we can understand that we cannot form partnership with a minor. आप फॉर्म नहीं कर सकते. आप उसको एक एग्जिस्टिंग फर्म में एडमिट कर सकते हो, आप फॉर्म नहीं कर सकते. पर्सन्स कॉम्पिटेंट होने चाहिए. जो पार्टनरशिप कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए. वी कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप विद माइनर. ठीक है, कॉम्पिटेंट मतलब मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए. मिनिमम मुझे 2 चाहिए. ये 2 पर्सन नेचुरल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं. नेचुरल मतलब लिविंग, आर्टिफिशियल मतलब कंपनी जैसे नॉन लिविंग, यस, विच आर क्रिएटेड बाय लॉ. मैम, कैन अ कंपनी ऑल्सो फॉर्म पार्टनरशिप? या कंपनी कैन फॉर्म पार्टनरशिप इफ इट इज अलाउड बाय द मेमोरेंडम. अगर आपका मेमोरेंडम अलाउ करता है तो आप पार्टनर बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो मिनिमम मेरे को 2 पर्सन चाहिए, 2 और मोर पर्सन. ये पर्सन हैं. पर्सन, पर्सन में नेचुरल या आर्टिफिशियल दोनों आते हैं. ठीक है, तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन, इसमें नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों आता है. पर्सन है. ओके, सो देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन्स. दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए. पर्सन्स नेचुरल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं. तो ये तो हो गई मिनिमम की बात. अब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 50. कहाँ लिखा है ये? पार्टनरशिप एक्ट में कभी मैक्सिमम नंबर लिखा ही नहीं था. इट वाज ऑलवेज गिवन इन द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 क्या बोलता है? एक अगर एसोसिएशन होगी जहां पर प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, तो वहां पर यू कैन हैव मैक्सिमम 50 पर्सन. अगर 50 से ज्यादा होने लग गया, इमीडिएटली गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, फेलिंग विच यू विल बिकम एन इलीगल एसोसिएशन. तो ये बोलता है कि 50 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए. अगर 50 से ज्यादा चले गए कभी भी, मतलब आपका 50 हो गया, 51 होने वाला, नहीं नहीं नहीं, पहले कंपनी बना लो. इट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, फेलिंग विच इट वुड बिकम एन इलीगल एसोसिएशन. ऐसा लिमिट क्यों डाला है? सपोज देयर आर मैक्सिमम 300, 400, 200 पार्टनर्स. सबकी लाइबिलिटी तो जॉइंट सेवरल अनलिमिटेड होती है. जॉइंट एंड सेवरल होती है. आई एम लाइबल नॉट ओनली फॉर माई शेयर बट फॉर योर शेयर ऑल्सो. तो मैं एक पार्टनर से कुछ पैसे मांगने गई, बोलते इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके बाद 200 लोगों के पास भेज दिया, अब तक मेरे को मेरे पैसे नहीं मिले. हाउ कैन यू हैव सच लार्ज अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज? रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है, मतलब हमारा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है उन पे. तो बोलते नहीं भाई मैक्सिमम 50 रखो. जब ये एक्ट बनाई गई थी, सॉरी जब अमेंडमेंट्स आए थे, तभी वो 50 के साथ रेडी नहीं थे. उन्होंने एक सजेशन दिया था, भाई आगे जाके देख लेना, 100 से ज्यादा मत करना. तो लोग कंफ्यूज हो गए दैट वी कैन हैव मैक्सिमम 100 पार्टनर्स. अरे वो तो सिर्फ एक सजेशन था. जो भी लिमिट सेट करोगे 100 से मत सेट करना. फिर बाद में रूल में उन्होंने बोला 50 कर दो, 100 से कम है.
तो बहुत टाइम तक कंफ्यूजन था लोगों के माइंड में कि 100 पार्टनर्स हो सकते हैं क्या, नहीं वो सिर्फ एक सजेशन था कि आगे जाके कोई भी नंबर आप सेलेक्ट करो, अभी तो आप रेडी नहीं हो मैक्सिमम के साथ, आगे जाके जितना भी आप सजेस्ट बनाओगे 100 से ज़्यादा मत करना। तो लोगों को लगा 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, तो रूल्स में बताया गया नहीं मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मैक्सिमम। बोलता है कि अगर आपकी एक एसोसिएशन है या फिर एक ऐसी पार्टनरशिप है जो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करती है, गेन्स के लिए करती है, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। 50 से ज्यादा होने लगे, इमीडिएटली रजिस्टर योरसेल्फ एज अ कंपनी, फेलिंग विच इट विल बिकम एन इलीगल एसोसिएशन। ठीक है, एग्रीमेंट होनी चाहिए, एग्रीमेंट ओरल या राइटिंग दोनों हो सकती है। व्हाट इज प्रिफर्ड? राइटिंग इज प्रिफर्ड। डिस्प्यूट हो सकता है ना, तो प्रूफ है, ये राइटिंग में रहेगा तो प्रूफ मिलते हैं। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, कभी कभार इम्प्लाइड भी हो सकती है। इम्प्लाइड कैसे होगी मैम? एक्स और वाई ने एग्री किया कि हम लोग 1000 मोबाइल फोन्स खरीदेंगे, पहले बाय करेंगे, फिर उनको सेल करेंगे, जो भी प्रॉफिट आया वो इक्वली शेयर करेंगे। अरे तुम पार्टनर्स हो, तुम्हारे एक्शन से पता चल जाता है तुम पार्टनर्स हो। ओरल हो सकती है, रिटर्न में भी हो सकती है, रिटर्न ऑलवेज प्रेफर्ड है, रिटर्न इज प्रेफर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। जो ये एग्रीमेंट हम बना रहे हैं इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। डीड में क्या लिखा होता है? डीड में बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। क्या लिखा रहता है डीड में? पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है? पहले तो नेम लिखेंगे ना, सीधा पीएसआर पे चले जाते हो आप लोग। नेम ऑफ फर्म लिखेंगे पहले, प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, इज इट पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, फिक्स्ड पार्टनरशिप, प्लेस लिखो, एड्रेस लिखो। अब आ जाएगा नेम ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ फर्म, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, कि कोई ड्यूरेशन ही नहीं है, ड्यूरेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन देना है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, अगर पार्टनर्स ने फर्म को पैसे दिए तो क्या, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन बोलो या वैल्यूएशन बोलो, रेजोल्यूशन का प्रोसीजर, एक्सेट्रा। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी होती है पार्टनरशिप डीड में ताकि कोई डिस्प्यूट ही ना हो। द रिलेशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट स्टेटस, बर्थ। देखो एच पार्टनरशिप इसीलिए नहीं है क्योंकि मेल मेंबर जो है वो जैसे ही बॉर्न हो जाता है वो मेंबर बन जाता है, बिकॉज ऑफ हिज स्टेटस, बिकॉज ऑफ हिज बर्थ। कोई एग्रीमेंट नहीं की जाती, लेकिन पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट करना जरूरी है, ओरल हो राइटिंग में हो, एग्रीमेंट तो होना चाहिए। नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट तो चाहिए, ओरल हो राइटिंग में। यू डोंट ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्टनर। हाँ, अभी अगर एग्रीमेंट में लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा है XYZ पार्टनर्स है, जेड मर गया तो उसका बेटा पार्टनर बनेगा, तो ठीक है बन सकता है, ऑटोमेटिकली नहीं बन सकता। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। चौथा एलिमेंट है बिजनेस। नाउ बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। इन सब में मेरा एम है टू अर्न प्रॉफिट। It includes any trade, occupation, profession
जहां पर आपका एम प्रॉफिट मेकिंग है। तो कैन आई से कि अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मेरा एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो वो पार्टनरशिप भी नहीं है वो पार्टनरशिप। देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस, नो बिजनेस नो पार्टनरशिप। अरे अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, क्या शेयर करोगे, कैसे पार्टनर्स बनोगे? बिजनेस है, प्रॉफिट है, शेयरिंग है, तभी तो पार्टनर्स है। बिजनेस नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, शेयर क्या करोगे, तो वो पार्टनरशिप भी नहीं है ना। नो बिजनेस नो पार्टनरशिप। Since the motive of the partnership is acquisition of gains, an association created for charitable, religious या social purpose, ये पार्टनरशिप है ही नहीं, क्योंकि इधर प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। अच्छा, एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि 6 महीने के बाद ये लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे। क्या वो आज पार्टनर्स हैं? 6 महीने बाद जब वो एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब वो पार्टनर्स हैं। जब वो प्रॉफिट कमाने लगेंगे, जब बिजनेस होगा, तब वो पार्टनर्स हैं। तो जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाता हम पार्टनर्स नहीं हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होना चाहिए। अच्छा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूड शेयरिंग ऑफ लॉस। लॉस शेयरिंग के लिए कोई अलग रेशो नहीं होता। इट ऑल्सो इंक्लूड्स शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन व्हाट रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं दिया तो इक्वली। तो एग्रीमेंट होती है जहां पर वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूड शेयरिंग ऑफ लॉस अनलेस अदरवाइज एग्री। कुछ कुछ पार्टनर्स सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करते हैं ना, वो लॉस नहीं शेयर करते। या दे में से प्रॉफिट शेयरिंग के लिए ये रेशो, लॉस शेयरिंग के लिए ये रेशो, जब तक ऐसा कुछ एग्री नहीं कर लेते। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूड शेयरिंग ऑफ लॉसेस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या इक्वली होगा। अच्छा, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं ऐसा वो बोलते हैं, लेकिन जब हमने देखे उनके अकाउंट्स, सारा का सारा प्रॉफिट तो एक्स ही रख लेता था और वो वाई को सैलरी देता है। क्या वाई पार्टनर है कि एम्प्लॉई है? भैया तू तो एम्प्लॉई है, पार्टनर बोल के ये तेरे से सारा काम करवा रहा है और तेरे को सैलरी दे रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग तो है ही नहीं, तो तू तो एम्प्लॉई है ना। तो एक्स ने अगर सारा का सारा प्रॉफिट खुद ही रख लिया और इसको सैलरी देता है, ये लोग पार्टनर्स नहीं है, फिर दे आर नॉट पार्टनर्स। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगी दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इवन देन इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि हम तो हमारे एम्प्लॉयज के साथ भी प्रॉफिट शेयर करते हैं। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना कि पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो मैनेजर है उसके साथ हमने प्रॉफिट शेयर कर लिया, कि कोई एम्प्लॉय है उसके साथ प्रॉफिट शेयर करिए, वो बहुत सारे बिजनेस लेके आता है, तो हमने बोला चल 2% तू भी ले जा। हम तो हमारे एम्प्लॉयज के साथ भी प्रॉफिट शेयर करते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। देन व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? इट इज म्यूचुअल एजेंसी। तो यहां पर आप लिख सकते हो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट is not a conclusive evidence of existence of partnership. It's not a conclusive evidence, क्योंकि हम हमारे एम्प्लॉयज के साथ भी प्रॉफिट शेयर करते हैं। What is the true test of partnership? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। वो डबल रोल प्ले करता है। कभी वो प्रिंसिपल है, कभी एजेंट है। ये आपने शायद कभी पढ़ा होगा पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं। एक्स, वाई, जेड, दे आर पार्टनर। एक्स ने 10,000 के गुड्स खरीदे, फर्म के लिए खरीदे, लेकिन वो पे नहीं कर रहा। तो क्या ए वाई और जेड से रिकवर कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। मिस्टर एक्स कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, ही इज लाइक देयर एजेंट। तो एज एन एजेंट एक्स कैन बाइंड अदर पार्टनर्स एज देयर एजेंट।
बाकी पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक बात बताओ, जेड ने पी से लोन लिया, 1000 रुपीज का लोन ले लिया पी से, अब वो रीपे नहीं कर रहा, तो क्या पी ये 1000 रुपीज एक्स और वाई से रिकवर कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अब एक्स इज बाउंड बाय एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, he is acting as their principal में he is bound. So a partner as an agent can bind other partners and as a principal he is bound by acts of other partner. So as an agent he can bind, and as a principal he is bound by the act of other partner. This is nothing but mutual agency. This is nothing but mutual agency. As a partner you can bind, as sorry, as an agent you can bind, as a principal you are bound. So X is liable for act of other partners are liable for his act. This is mutual agency. This is the true test of partnership. ये लिखना है आपको। Mutual agency means that a partner is both agent as well as principal. As an agent can bind the other partners, as a principal he is bound by the act of other partners. This is the cardinal principle of partnership law. Cardinal means important, fundamental. This is the most important principle of partnership. The true test of partnership is mutual agency. This was also laid down in the case law KD Kamath and Company. Important for exam. नाम आपको याद रखना है. Now, मैंने आपको पहले भी बताया था, just because we are sharing profit, that does not mean that the other person has become our partner. हम तो बहुत लोगों के साथ प्रॉफिट शेयर करते हैं, वो पार्टनर थोड़ी ना है. व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? म्यूचुअल एजेंसी वो होनी चाहिए. जॉइंट ओनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स और ग्रॉस रिटर्न्स. अब देखो, एक्स और वाई ने एक बिल्डिंग खरीदी, सोचा क्या करें, चलो इसको होटल में कन्वर्ट कर देते हैं और रेंट पे दे देते हैं. तो इन्होंने थोड़ा सा पैसा डाल के इसको होटल में कन्वर्ट किया और इसको रेंट पे दे दिया. जो भी रेंट आता है वो इन लोग शेयर कर लेते हैं. आर दे पार्टनर? आर दे पार्टनर? नहीं. दे आर ओनली जॉइंट ओनर्स. क्या ये इनका बिजनेस है? बिल्डिंग खरीदो रेंट पे दे दो, बिल्डिंग खरीदो रेंट पे दे दो. ये इनका बिजनेस नहीं है. वॉट एवर रेंट दे आर शेयरिंग इज ओनली द बेनिफिट ऑफ को ओनरशिप. दे आर नॉट पार्टनर्स. दे आर ओनली शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ को ओनरशिप. ये लोग पार्टनर्स नहीं है. ये जो रेंट आ रहा है, दिस इज ओनली द बेनिफिट ऑफ को ओनरशिप. ये इनका बिजनेस थोड़ी ना कि बिल्डिंग खरीदो रेंट पे दे दो, बिल्डिंग खरीदो रेंट पे दे दो. देयर इज नो बिजनेस. मनी लेंडर्स रिसीविंग प्रॉफिट. अब एक्स और वाई. एक्स ने वाई को 10 लाख रुपए दिए उसके बिजनेस के लिए. वाई बोलते यार तू नहीं होता ना तो मेरा क्या होता. मैं तेरे को 5% इंटरेस्ट जो तूने मुझे बोला है वो तो दूंगा ही दूंगा, साथ में मैं तेरे को 5% ऑफ नेट प्रॉफिट भी दूंगा. या तो इनका अरेंजमेंट ही ऐसा हुआ है, इंटरेस्ट कम लूंगा मैं तेरे लिए, तू मेरे को प्रॉफिट का शेयर दे देना. तो जस्ट बिकॉज वी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स विद एक्स डजंट मीन दैट ही हैज बिकम आवर पार्टनर. म्यूचुअल एजेंसी किधर है? आर वी लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ एक्स? नो. इज ही लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म? नो. ये लोग पार्टनर नहीं है.
Now, money lenders, they may receive profit either along with interest, that is interest plus profit, या तो इनको दोनों मिलेगा, or he will get profit instead of interest, मतलब in lieu of. या तो आपको प्रॉफिट और इंटरेस्ट दोनों मिलेगा, या फिर इंटरेस्ट के बदले प्रॉफिट मिलेगा. सर्वेंट और एजेंट, सर्वेंट ये वो नहीं होते जो हमारे घर पे काम करते हैं. सर्वेंट मीन्स एम्प्लॉई. Just because we are sharing profit with the employee in addition to his remuneration, that does not mean that he has become our partner. तो X अपने एम्प्लॉई को सैलरी तो देता ही है, लेकिन अगर वो अच्छा काम करेगा ना तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट भी देता है. वो हमारा पार्टनर थोड़ी ना है, वो म्यूचुअल एजेंसी की तरह. इज ही लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म? इज द फर्म लायबल फॉर हिज एक्ट? नो, पार्टनर नहीं है. एन्युटी, एन्युटी मतलब एनुअली सम अमाउंट रिसीव्ड बाय विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर. आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, इफ अ पार्टनर डाइज हिज अकाउंट नीड्स टू बी सेटल्ड. लेट्स से एक्स डाइड, अकाउंट सेटल होना चाहिए. ही शुड बी गिवन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ. देन उसका कैपिटल रिटर्न करो, शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉपर्टी सब दे दो उसको, सेटलमेंट करो. अब मैंने तो उसका सेटलमेंट किया ही नहीं. तो लॉ होता है सेक्शन 37 में कि अगर आप सेटलमेंट नहीं करते हो, या तो आप उसको इंटरेस्ट दे दो, या तो इंटरेस्ट नहीं, प्रॉफिट शेयर के साथ स्टार्ट करते हैं, या तो उसको उसका प्रॉफिट का शेयर दे दो जितना भी बनता है. जितना भी आपने सेटलमेंट नहीं किया है, जो पैसा आप अभी तक बिजनेस में यूज कर रहे हो, उस पे या तो प्रॉफिट का शेयर दे दो, या फिर उसको इंटरेस्ट दे दो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. या तो प्रॉफिट का शेयर दे दो या इंटरेस्ट दे दो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. अच्छा, यहां पर हमने इनकी जो विडो है, ये जो विडो है, उनको प्रॉमिस किया कि हम तुमको प्रॉफिट का शेयर देंगे. विडो से कहा कि वी विल गिव यू शेयर ऑफ प्रॉफिट. हैज शी बिकम अवर पार्टनर? म्यूचुअल एजेंसी किधर है? इज शी लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म? इज फर्म लायबल फॉर हर एक्ट्स? नो, देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी. ये तो पार्टनरशिप है ही नहीं. सेलर ऑफ गुडविल, एक्स ने गुडविल और बिजनेस सब कुछ वाई को दे दिया. ठीक है, एक्स ने अपना बिजनेस साथ में गुडविल. मैम ये गुडविल देना मतलब क्या? उसने अपने सारे कस्टमर्स को बोला वाई के पास जाओ, तो उसने अपनी गुडविल अपने सारे कस्टमर्स वाई को दे दिए, सब रीडायरेक्ट कर दिए कि मैंने मेरा बिजनेस इसको बेच दिया, इसके पास जाओ, इसके पास जाओ. अच्छा है, अच्छा. वाई के साथ इसका अरेंजमेंट था, मैं तेरे को मेरा बिजनेस तो दूंगा, कस्टमर्स भी दूंगा, तू मुझे 2 साल तक 5% ऑफ प्रॉफिट दे दे. क्या ये लोग पार्टनर बन गए? म्यूचुअल एजेंसी किधर है? म्यूचुअल एजेंसी है ही नहीं. दे आर नॉट पार्टनर, दे आर नॉट पार्टनर. इज एक्स लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ वाई? इज वाई लायबल फॉर द एक्ट ऑफ एक्स? नो, दे आर नॉट पार्टनर. ये थ्योरी में आता है. ऐसे केसेस लिखो जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग तो जरूर है लेकिन वो पार्टनर नहीं है, एग्जाम्पल के साथ लिखना. ठीक है, सिर्फ थ्योरी मत लिख के आना, एक एग्जाम्पल भी लिखना जो मैंने बताया. काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स. नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ. देखो स्टूडेंट्स, आपको जब भी बोर हो रहा है, थक गए, हाँ बस आज के लिए इतना ही, कभी भी ऐसा लगे वीडियो पॉज कर लो, रिज्यूम कर लेना. ये तो अपने ही हाथ में होता है ना. फिलहाल मेरा ये विचार है कि चैप्टर तो पूरा कंप्लीट ही करूंगी. मैं तो कंप्लीट कर रही हूँ. आपको जितना देखना है आप उतना देखे, फिर पॉज कर लेना. ये तो बेनिफिट होता है वीडियो लेक्चर्स. काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप. नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप. सबसे पहले पार्टनरशिप एट विल, मेरी मर्जी. मुझे जब तक बिजनेस करना मैं करूंगी, कोई फिक्स टाइम नहीं है. मुझे रिटायर होना, मैं रिटायर भी हो जाऊंगी बस एक 14 डेज का नोटिस देकर. पार्टनरशिप एट विल, एट विल मतलब मेरी मर्जी. मुझे जब तक बिजनेस करना है मैं तब तक करूंगी. मुझे जब तक आपका पार्टनर रहना है मैं तब तक रहूंगी. यू कैन रिटायर बाय जस्ट गिविंग 14 डेज नोटिस. यू कैन गेट द फर्म डिसॉल्व बाय गिविंग 14 डेज नोटिस. अपनी मर्जी से कर सकते हो, किसी का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है मुझे. ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स.
It can be dissolved by any partner at his will just by giving a notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm. बस एक 14 days का written notice लगेगा. बस that's it. 14 days written notice. Okay. So it can be dissolved by giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm. बस एक 14 days का notice दे दो, डिसोल्यूशन कर लो. पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. हाँ, यहाँ पर टाइम फिक्स्ड है. हाँ, देखते हैं 2 साल पार्टनरशिप में करके बिजनेस अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे, 2 साल ट्राई करते हैं. टाइम फिक्स्ड है. उसके बाद बिजनेस, सॉरी, उसके बाद पार्टनरशिप खत्म. अरे मेरा बिजनेस खत्म नहीं हुआ तो भी पार्टनरशिप खत्म. 2 साल खत्म हो गए ना, एग्रीमेंट से 2 साल खत्म हो गए. भले तुम्हारा बिजनेस नहीं खत्म हुआ है लेकिन पार्टनरशिप तो खत्म हो गई. मैम हम तो टर्म के बाद भी कंटिन्यू ही करते जा रहे हैं. देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ इट इज नाउ पार्टनरशिप एट विल. प्रोविजन इज मेड फॉर द ड्यूरेशन. टाइम स्पेसिफाई किया है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे. टाइम खत्म, पार्टनरशिप. अरे मैं तो इसके बाद भी कंटिन्यू कर रही हूँ. देन इट विल बी एज इफ इट इज पार्टनरशिप एट विल. पार्टनरशिप एट विल हो जाएगी फिर. अच्छा मेरा बिजनेस खत्म नहीं हो फिर भी टाइम खत्म, तो पार्टनरशिप तो खत्म हो ही जाएगी. अच्छा मैंने ना कभी कभार एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए पार्टनरशिप की होगी. पर्टिकुलर वेंचर मतलब कि स्पेसिफिक वेंचर. वेंचर खत्म, पार्टनरशिप खत्म. एक्स और वाई ने डिसाइड किया 1000 मोबाइल्स लेंगे, उसको बेचेंगे. ओके, दे विल सेल इट. जो भी प्रॉफिट आया वो शेयर कर लेंगे. आर दे पार्टनर्स? अरे पार्टनर है ना, क्यों नहीं है मैम? कंटिन्यूटी नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? कंटिन्यूटी नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ता है? एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए भी वो पार्टनर्स होते हैं. मैम ये जॉइंट वेंचर है, ये जॉइंट वेंचर है, पार्टनरशिप नहीं है. सुनो मेरी बात. जॉइंट वेंचर में कभी भी आपने पढ़ा है म्यूचुअल एजेंसी के बारे में? है ही नहीं. वन को वेंचरर इज नॉट लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द अदर को वेंचरर. म्यूचुअल एजेंसी है ही नहीं, इसीलिए वो पार्टनरशिप नहीं है. पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी रहती है, ये फर्क होता है. जॉइंट वेंचर में क्या होता है? आपका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है, आप सिर्फ एक वेंचर के लिए साथ में आते हो, बाद में आप अपने अपने बिजनेस में चले जाते हो. पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है. यू डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, जस्ट कम फॉर वन वेंचर. सो इट इज फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर. जैसे इन्होंने मोबाइल फोन्स खरीदे, बेचे, प्रॉफिट शेयर कर लिया. इट कम्स टू एन एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर. वेंचर खत्म, पार्टनरशिप खत्म. अच्छा मेरा वेंचर खत्म नहीं हुआ है, मुझे वो ये यहाँ पर भी अप्लाई करेगा. टाइम खत्म होने से पहले, वेंचर खत्म होने से पहले डिसोल्यूशन करना है तो देन आई नीड कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. देखो पार्टनरशिप एट विल और इनमें यही तो फर्क है. वहां पर अपनी मर्जी से 14 दिन के नोटिस में देके आप डिसोल्यूशन करवा सकते, यहाँ पर आपको कंसेंट लगेगा. तो इन दिस केस इट मे बी डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म और द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. सबका सबका अप्रूवल ले लो. तो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड हो या पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो, बिफोर एक्सपायरी अगर आपको डिसोल्यूशन करनी है, आपको खुद रिटायर होना है, 14 सॉरी यहाँ पर यू नीड द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. सबका सबका अप्रूवल लगेगा. जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस इन जनरल. कोई टाइम नहीं फिक्स किया हमने, कोई वेंचर के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया. जैसे ना फ्रेड और मेल ने एक बेकरी स्टार्ट की. ये लोग केक्स बनाते हैं, बस इतना ही सोचा है अभी तक, केक बनाएंगे. अरे कब तक बनाओगे पता नहीं, सिर्फ यही बिजनेस करोगे पता नहीं, बस बिजनेस करना है साथ में. पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है? पर्टिकुलर सिर्फ उसी वेंचर के लिए मेरी लाइबिलिटी होती है. यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे तो हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. ऑल्दो हम एक वेंचर कर रहे हैं, बेकरी, बेकिंग ही करेंगे, लेकिन इधर मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. तो स्टूडेंट्स ये है हमारी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. किसी भी एक पे शॉर्ट नोट आता है, ठीक है? शॉर्ट नोट के लिए इम्पोर्टेंट. अब आ जाते हैं ऑन द काइंड्स ऑफ पार्टनर. अब मैंने ना 4 सवाल लिखे हैं आपके लिए, आपको बस मुझे आंसर करना है और हमारा कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा. एक्टिव पार्टनर कौन होता है?
वन हु टेक्स एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो यस, स्लीपिंग पार्टनर क्या ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है? नहीं, ये सिर्फ पैसा देता है, इसको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा मेरा पैसा ले लो, मेरे को प्रॉफिट का शेयर दे दो, मैं काम करने नहीं आऊंगा। इनके पास बहुत पैसा होता है, काम हमारा दूसरा भी बिजनेस, इधर पैसा दिया, कैपिटल लिया, प्रॉफिट का शेयर ले लिया। नॉमिनल, बस वो सिर्फ अपना नाम देता है। क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है? नहीं, एक्टिव नहीं है वो। पैसा भी वो मतलब दे नहीं दे उसका कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ नाम देता है, बस उसका नाम काफी है। ही लेंड्स हिज नेम, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है फर्म में, ना वो कैपिटल लेता है ना प्रॉफिट का शेयर लेता है। एक्स और वाई दे आर पार्टनर्स, कोई इनको जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। एक्स इज द ब्रदर ऑफ मुकेश अंबानीज वाइफ, साला है। वन डे एक्स एंड वाई दे गो टू मिस्टर मुकेश अंबानी और बोलते सर आपका नाम ही काफी है, हमको कोई बिजनेस नहीं दे रहा, आपका नाम होगा तो बिजनेस भी मिलेगा। अब वाइफ के ब्रदर को, साले को मना तो नहीं कर सकते, हाँ, चल ठीक है। ना तो मुकेश अंबानी जी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना उनको, अरे उनको ये पार्टनरशिप के प्रॉफिट, इट इज जस्ट लाइक ड्रॉप इन दी ओशन। वो बोलेंगे मेरे को क्या प्रॉफिट दे रहा है तू, जान दे, रख ले, चल एंजॉय कर। उनको सिर्फ, अच्छा फिर आप बोलोगे मैम फिर कोई फ्री में अपना नाम क्यों देगा? मतलब अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं मिलने वाला है तो कोई अपना नाम ही क्यों देगा? कभी कभार ऐसा होता है ना कि जिनके पास बहुत नाम होता है, पैसा तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, उनको और पैसों की जरूरत नहीं होती, उनको वो कॉज से एसोसिएट होना है। तो इस पार्टनरशिप बिजनेस में जो कॉज है ना, बस मुझे वो करना है। जैसे ना एक डांसर है, बहुत फेमस डांसर है, ऑल्दो वो बॉलीवुड डांस करती है, लेकिन उसको क्लासिकल का बड़ा शौक था, लेकिन पेरेंट्स ने सीखने नहीं दिया। अब वो एक पार्टनरशिप बिजनेस को अपना नाम देती है कि मैं डांसर हूँ, मैं बहुत फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ, लेकिन मुझे क्लासिकल सीखना था, मेरे पेरेंट्स ने सीखने दिया, तुम क्लासिकल सिखाते हो ना, मैं तुमको अपना नाम दूंगी, लोग तुम्हारे पास आएंगे सीखने के लिए। बस मैं चाहती हूँ कि जो मुझे नहीं मिला वो आगे के बच्चों को मिले। तो वो अपना नाम दे देती है, उसको ना प्रॉफिट चाहिए ना कैपिटल चाहिए, बस दे जस्ट वांट टू बी एसोसिएटेड विद अ कॉज। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली इज जस्ट लाइक एन एक्टिव पार्टनर, एकदम एक्टिव पार्टनर ही है वो। सिर्फ फर्क इतना है कि वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस शेयर नहीं करेगा, जैसे आपका माइनर पार्टनर होता है, जैसे प्रॉफिट शेयर करता है, लॉस शेयर नहीं करता। इज ही लाइबल फॉर एक्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म? यस, ऑफ कोर्स, तुम पार्टनर तो हो। अरे स्लीपिंग पार्टनर भी पार्टनर तो है ना, लाइबल तो होगा ही ना। हाँ, नॉमिनल पार्टनर भी लाइबल है। अब देखो, वन डे एक्स एंड वाई दे वेंट टू द बैंक, बोलते बैंक हमको लोन चाहिए, बैंक बोलते कौन तुम, मैं लोन नहीं देता, मुकेश अंबानी इज आवर पार्टनर, यस सर प्लीज हैव अ सीट। अगर इनके नाम से मुझे लोन मिलता है तो ये लाइबल तो होंगे ही ना, नाम दे रहे हो तो इतना तो रिस्क ले ही रहे हो, लाइबल तो रहोगे। सो येस, ही इज ऑल्सो लाइबल। अच्छा, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ये तो लाइबल है ही नहीं, एकदम एक्टिव पार्टनर जैसा ही है। ये लोग रिटायर हो रहे हैं, पब्लिक नोटिस दें क्या, जनता को बताएं क्या? पब्लिक नोटिस कैसे देते हैं आगे हम पढ़ने ही वाले हैं। पब्लिक नोटिस देते हैं बाय पब्लिशिंग इट इन द न्यूज़पेपर। जो सुनो सुनो दुनिया वालों, ये अभी हमारा पार्टनर नहीं है, ये रिटायर हो चुके हैं। ना तो वो फर्म के लिए लाइबल है, ना फर्म इज लाइबल फॉर हिज एक्ट्स। न्यूज़पेपर में दोगे, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो आरओएफ को भी दोगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को भी दोगे। हाँ ये रिटायर हो रहा है, सबको बताओ यार कि ये रिटायर हो रहा है। स्लीपिंग, अरे किसी को पता ही नहीं था कि वो पार्टनर है, तो इसके रिटायरमेंट से क्या फर्क पड़ेगा। नॉमिनल पार्टनर, हाँ सबको बताओ, ये सबको बताओ ये अभी पार्टनर नहीं है, इसके एक्ट्स के लिए ना हम लायबल है, हमारे एक्ट्स के लिए ना ये लायबल है। अरे ये लोग मैड हो गए, इनसेन हो गए, क्रेजी हो गए। कैन इट बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन? क्या हम कोर्ट में जाके डिसोल्यूशन करवा सकते हैं, या खुद ही एग्री कर सकते हैं डिसोल्यूशन करने का? हाँ भाई, बिना इस एक्टिव पार्टनर के तो काम ही नहीं हो रहा, कर दो डिसॉल्व। स्लीपिंग पार्टनर, अरे जरूरत ही नहीं है, वो कभी एक्टिव था ही नहीं, तो उसके इनसेनिटी, इन कैपेसिटी से हमको क्या फर्क पड़ने वाला है। नॉमिनल, अरे ये तो वैसे भी कभी आता ही नहीं था ना बिजनेस करने के लिए, तो हमको क्या फर्क पड़ेगा कि ये वो बिजनेस करने लायक है या नहीं अभी। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ये तो ये बस एक छोटा सा चार्ट था आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सब पार्टनर कौन होता है? एक्स वाई जेड, दे आर पार्टनर। सबने एग्री किया 10-10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनरशिप में। सबने एग्री किया 10-10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे। जेड के पास इतने पैसे नहीं है, वो ए के पास चला गया, बोलता है सुन ना ए,
पैसे देगा क्या? ए बोलता है हाँ ले जा कोई बात नहीं। जेड बोलता है पर तेरे को ये पता नहीं कब रिटर्न कर पाऊंगा, नई नई पार्टनरशिप है। अरे तू चिंता मत कर, मैं ना तेरे को ये पैसे देता हूँ तो मेरे को 1% इंटरेस्ट दे पर एनम चल। लेकिन तू जितना प्रॉफिट कमाएगा ना उसका 10% मुझे दे देना। अब फर्म बोलती है तू तेरे प्रॉफिट के साथ क्या करे वो तेरी प्रॉब्लम, तू किसी के साथ भी शेयर करे, हमको क्या लेना देना। जेड और ए के बीच में एक सेपरेट पार्टनरशिप है। हमारे लिए तो ए इज द सब पार्टनर ऑफ जेड। मैम ये प्रैक्टिकल है क्या? हाँ होता है ना, होता है। लेट्स से ए एक कंपनी है, उसका मेमोरेंडम उसको पार्टनरशिप में बिजनेस करने नहीं दे रहा, तो इनडायरेक्टली इस तरीके से वो पार्टनरशिप के बिजनेस में पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन द सेंस पैसा दे के तुम लोग करो मेरे को प्रॉफिट दे दो, तो वो पॉसिबल है। अच्छा यहाँ पर डज द सब पार्टनर टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म? क्या वो सब पार्टनर एक्टिव है? नहीं, अरे वो पार्टनरशिप से कनेक्टेड ही नहीं है। नहीं। इज ही लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म? नहीं। डू वी नीड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज? नहीं, ये भी नहीं। अरे वो हमारा पार्टनर ही नहीं है, जेड अपने प्रॉफिट के साथ क्या कर रहे हो उससे हमको क्या लेना देना। वो हमारा पार्टनर ही नहीं है, वो तो जेड का पार्टनर है, वो अलग है। तो फर्म बोलेगी ये जो फर्म है एक्स वाई जेड, ना तो हम ए के लिए लायबल है ना वो हमारे लिए लायबल है, हमारे लिए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तेरे प्रॉफिट के साथ क्या कर रहा है तेरी प्रॉब्लम। अच्छा पार्टनर बाय एस्टॉपल या फिर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, आपको याद है ये हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तभी मैंने आपको बताया था कि एस्टॉपल क्या होता है। अब एक्स वाई दे आर पार्टनर, दे हैव रिसेंटली एडमिटेड एम, मैनेजर बड़ा स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है। वन डे एक्स एंड एम गो फॉर अ मीटिंग विद सप्लायर एस। एक्स इंट्रोड्यूसेस एम, बोलते ये है एम हमारा पार्टनर, एम खुश मैं तो मैनेजर, उसने तो मेरे को पार्टनर ही बना दिया। कुछ नहीं बोलता। मीटिंग शुरू होती है, एम बोलने लगा, अरे एस तो क्या इम्प्रेस हो गया, अरे यार ऐसे पार्टनर के साथ बिजनेस करना चाहिए, क्या पर्सनैलिटी है। सप्लायर एग्रीड टू गिव गुड्स ऑन क्रेडिट थिंकिंग दैट एम इज अ पार्टनर। भाई तुमको पार्टनर बनने का इतना ही शौक है ना, अब पार्टनर की लाइबिलिटी भी बेयर करो। देखो एस ने ये समझ के कि तुम पार्टनर हो लोन दे दिया, गुड्स दे दिए क्रेडिट पे टू द फर्म। अगर एक्स नहीं पे करता तो हम एम से भी रिकवर करते। देखो हमारा परमानेंट पार्टनर नहीं बना है वो, इस ट्रांजैक्शन के लिए ही इज ट्रीटेड जस्ट लाइक अ पार्टनर, ही इज पार्टनर बाय एस्टॉप, he is partner by एस्टॉप। ठीक है, so for this transaction we can hold him liable। a person himself represents to be a partner, खुद ही बोलता है मैं पार्टनर हूं मैं पार्टनर हूं, एक्टिव रिप्रेजेंटेशन, और he allows himself to be a partner, जानबूझ के वो अलाउ कर देता है, टैसिट रिप्रेजेंटेशन जो मेरे एग्जांपल में था। एंड इस पे रिलाई करके द अदर पर्सन हैज गिवन क्रेडिट टू द फर्म, उसने गुड्स दे दिए क्रेडिट पे, लोन दे दिया। इवन दो दिस पर्सन इज नॉट अ पार्टनर, he will be responsible to the outsider as if he is a partner by estoppel या फिर holding out। एक ध्यान से मेरी बात सुनो, पार्टनर रिटायर हो गया, ठीक है, एक्टिव पार्टनर रिटायर हो गया, उसने अपने रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया, क्या बाहर वालों को पता चलेगा दैट ही इज नो लॉन्गर अ पार्टनर? ऑल्दो वो रिटायर हो चुका है, बाहर वालों को नहीं पता, ही विल कंटिन्यू टू रिमेन पार्टनर एज पार्टनर बाय एस्टॉपल, इसीलिए नोटिस देना कंपलसरी है। आउटगोइंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है हु लीव्स द फर्म इन विच द अदर्स कंटिन्यू टू कैरी ऑन बिजनेस। Such a partner will remain liable to the third party until public notice is given। जब तक नोटिस नहीं देते तुम liable रहोगे। He will be liable as partner by estoppel।
जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे देते तब तक तुम लायबल रहोगे, ऑल्दो तुमने रिटायरमेंट ले ली है, ऑल्दो तुमने फर्म को छोड़ दिया है, बट बाहर वाले को नहीं पता ना। यू आर लायबल एज अ पार्टनर बाय एस्टॉपल या फिर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मैम पब्लिक नोटिस फिर कौन देता है? पब्लिक नोटिस वैसे तो फर्म देती है, नहीं दिया ना तो पार्टनर खुद भी दे सकता है, क्योंकि उसको पता है नहीं देगा, ही विल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल। पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है, पब्लिक नोटिस कंपलसरी। इनकमिंग पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो हमने एडमिट किया है, तो डेट ऑफ एडमिशन है, विल ही बी लायबल फॉर एक्ट्स बिफोर एडमिशन? नहीं, ये इसके लिए तो नॉट लायबल। आफ्टर द डेट ऑफ एडमिशन के लिए लायबल, हाँ फिर लायबल है। Last part of this chapter, position of a minor as a partner, minor सेक्शन नंबर काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेक्शन 30 माइनर पार्टनर। सेक्शन 30 XY have admitted M a minor as a partner। देखो वैसे तो माइनर इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। हमने पढ़ा था केस लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, और पार्टनरशिप तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही बनती है ना, पार्टनरशिप डीड। माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, एनी एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। लेकिन इफ द माइनर इज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म with the consent of all partners in an existing firm, then the admission of a minor is valid, tabhi valid ho। See, you cannot form a partnership with minor, but you can admit a minor in an existing firm। ये लिखना चाहिए हमको। We cannot form a partnership with minor। Minor can be admitted in an existing firm only। आप माइनर के साथ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि माइनर इनकेपेबल है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, और पार्टनरशिप तो कॉन्ट्रैक्ट से ही बनती है। लेकिन हाँ, यू कैन एडमिट अ माइनर इन एन एग्जिस्टिंग फर्म। माइनर से प्रॉफिट शेयर करेगा, वो लॉस नहीं शेयर करेगा, लेकिन वो लायबल तो होगा, लिमिटेड लायबिलिटी तो है, मतलब उसके एसेट्स शेयर इन पार्टनरशिप वो लायबल होगा, बट लॉस नहीं शेयर करता। अच्छा, अब वो मेजॉरिटी से पहले के उसके राइट्स देख लेते हैं। उसको प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा, प्रॉपर्टी का शेयर मिलेगा, जो भी एग्री किया हुआ है। ही कैन इवन एक्सेस, इंस्पेक्ट, टेक कॉपीज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाँ, उसको हम किसी और बुक को देखने की परमिशन नहीं देंगे, जैसे कोई स्टैच्यूटरी बुक्स, क्योंकि उसमें सीक्रेट्स हो सकते हैं, और हम उसको इन्फ्लुएंस करके सीक्रेट्स फर्म के बाहर मंगवा सकते हैं। जैसे कोई स्ट्रेंजर उसको बोलेगा कि ये बुक लेके आ, वो लेके आ, इन्फ्लुएंस हो सकता है। हम उसको बोलेंगे सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख, बाकी बुक्स देख को क्या समझने वाले हैं, वैसे भी वो नहीं मिलेगा। अच्छा, हम उसका फायदा उठा रहे हैं, उसको प्रॉफिट का शेयर नहीं दे रहे, तो लॉ बोलता है वो केस भी कर सकता है, लेकिन वो केस तभी कर सकता है व्हेन ही डिसाइड्स टू लीव द फर्म, व्हेन ही डिसाइड्स टू सेवियर हिज कनेक्शंस विद द फर्म। देख माइनर, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कि ये लोग ने तेरा फायदा उठाया, तेरे को प्रॉफिट का शेयर भी नहीं दे रहे, तुझे केस करना है ना, केस करना है, पहले तू छोड़, चल पहले तू छोड़ तेरी फर्म, और फिर बाद में केस करना है। तो माइनर के पास क्या राइट्स है? शेयर इन प्रॉफिट प्रॉपर्टी, राइट ऑफ एक्सेस टू इंस्पेक्ट कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट एनी अदर बुक्स। अब वो अगर उसको केस फाइल करना है, तो छोड़, तेरे को केस भी फाइल करने देंगे हम। लाइबिलिटी क्या है? देखो वो पर्सनली लायबल तो है ही नहीं, लेकिन ही इज लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी। कैन आई से कि उसकी होगी लिमिटेड लायबिलिटी?
जितना मेरा एसेट है बस उतनी ही मेरी लाइबिलिटी, पर्सनल लाइबिलिटी तो है नहीं, मेरे पर्सनल एसेट को टच मत करना। वो तो इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अरे कभी सुना है माइनर की लाइबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा है? इट कैन बी इक्वल टू बट इट कैन नॉट बी मोर देन एसेट। वो इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता। लाइबिलिटीज कैन नेवर बी मोर देन एसेट। वो पर्सनली कभी लाइबल है ही नहीं। अरे माइनर मेजर बन गया 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही तुम मेजर बन गए या फिर तुमको पता चल गया कि यू वर एडमिटेड एज अ माइनर पार्टनर, 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिसीजन देना है कि भाई यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। जो भी आपका डिसीजन है एक पब्लिक नोटिस दे दो। मैंने दिया ही नहीं तो हम ऑटोमेटिकली आपको पार्टनर मान लेंगे। यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं देखो मैम, वैसे भी अगर 6 महीने में नोटिस दिया नहीं तो हम तो पार्टनर बनने वाले, तो नोटिस क्यों देना है? ये नोटिस दोगे तो तुरंत फुल फ्लेज पार्टनर के बेनिफिट्स मिल जाएंगे ना आपको बाद में, इसीलिए नोटिस देना है। तो जैसे ही वो मेजर बन गया या उसको पता चल गया कि ही हैज बीन एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, 6 मंथ्स के अंदर अंदर तुम डिसीजन ले लो और पब्लिक नोटिस दे दो। नहीं दिया ना तुमने पब्लिक नोटिस, हम मान के चलेंगे दैट यू हैव ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्टनर ऑन एक्सपायरी ऑफ दोज 6 मंथ्स। अरे भाई उसने डिसाइड किया है कि उसको पार्टनर कंटिन्यू करना है, ठीक है, देखो तुमको कंटिन्यू करना है, कुछ चेंज नहीं होगा। तुम्हारी राइट्स लायबिलिटी सब कुछ सेम रहने वाली है जैसे तुम माइनर पार्टनर थे। बाकी पार्टनर मतलब जैसे फुल फ्लेज पार्टनर वही तुमको मिलेगा, राइट्स लायबिलिटी सब सेम रहेंगी, शेयर एंड प्रॉफिट सब सेम रहेगा। फर्क इतना होगा, पहले आप पर्सनली लायबल नहीं थे, अब आप बस पर्सनली लायबल। भाई लायबल तो पहले भी थे, लिमिटेड थी, अभी पर्सनली लायबल हो फॉर ऑल द एक्ट्स डन फ्रॉम द डेट ही वॉज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। मैम नहीं समझाई, सुनो। जब वो माइनर था ना तब फर्म ने एक लोन लिया था 10 लाख, जब वो माइनर था। अब माइनर मेजर बन गया, इस 10 लाख में से 6 लाख अब भी आउटस्टैंडिंग है। माइनर ये नहीं बोल सकता देखो मुझे पार्टनर तो बनना है लेकिन ये लोन तो वो टाइम का है ना जब मैं माइनर था, मैं लायबल नहीं हूं इसके लिए। हेलो, लायबल तो तू पहले भी था, लिमिटेड लायबिलिटी थी, अभी सिर्फ पर्सनली लायबल है। लेकिन उन सारे लोन्स के लिए या सारे लायबिलिटीज के लिए तुम लायबल हो जो तुम्हारे माइनॉरिटी से चलते आ रहे हैं। यू आर लायबल फॉर द एक्ट्स राइट फ्रॉम द डेट यू वर एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द। माइनर ने बोला यार मेरे को छोड़ो, मेरे को पार्टनर बनना ही नहीं है, तो तू पब्लिक नोटिस दे दे, ठीक है, पब्लिक नोटिस दे दे। तेरी राइट्स एंड लायबिलिटीज विल रिमेन द सेम अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। तो जब तक पब्लिक नोटिस नहीं था तब तक सेम रहेगा, बाद में तो तू छूट गया भाई, तू जा। अब तू जा रहा है तो तू केस भी कर सकता है क्योंकि तू फर्म छोड़ के जा रहा है। देखोगे तेरे प्रॉफिट का शेयर नहीं मिला, प्रॉपर्टी का शेयर नहीं मिला, अब तो तू केस भी करके जा सकती क्योंकि तू छोड़ के जा रहा है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत सिंपल, लेकिन आपको लर्न करने पड़ेंगे। लर्न तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको, क्योंकि ये सब आता है एग्जाम में। तो एक्सप्लेन तो मैंने आपको सारा बहुत अच्छे से कर दिया, लर्न अभी आपको करना है। कीवर्ड्स भी हमने हाईलाइट कर लिए, ये देखो ऑल द कीवर्ड्स आर हाईलाइटेड। सिंपल है, बहुत सिंपल है, हो जाएगा लर्न, ट्राई तो करो। अच्छा, तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो खत्म हुआ। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और फिर हम दोबारा से मिलेंगे एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट यूनिट, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। ये मैं 2 पार्ट्स में करूंगी, ये एक साथ नहीं होगा, ये हम 2 पार्ट्स में करेंगे। तभी मिलते हैं, एंड आप भी एक छोटा सा ब्रेक ले लो, पूरा चैप्टर रिवाइज करना और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना और मेरे साथ फिर डिस्कस कर लेना।